आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में लग सकता है लॉकडाउन। सही सुन रहे हैं आप, लॉकडाउन बिहार में लग सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उच्च स्तरीय बैठक के बाद कोई ठोस फैसले पर पहुंचने वाले हैं। खबर यह भी है कल से लागू हो सकता है लॉकडाउन। 7 दिनों से ज्यादा का यह लॉकडाउन होने की संभावना है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में लग सकता है लॉकडाउन। और यह मांग आईएमए ने की थी, हाईकोर्ट ने पूछा था और सीएम नीतीश कुमार इन्हीं सभी बातों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और कल से लागू हो सकता है लॉकडाउन। इसकी अवधि बताई जा रही है कि 7 दिनों से ज्यादा का यह लॉकडाउन होने की संभावना है। और पिछले 1 घंटे से लगातार मीटिंग चल रही है हाई लेवल और सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आईएमए की मांगों पर मीटिंग में चर्चा हो रही है, क्योंकि आईएमए ने मांग की थी, पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को कहा था कि डॉक्टर सब कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, कम से कम 15 दिनों का लॉकडाउन तो जरूर हो। तो बिहार में लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी है, यह भी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए, हमारे सहयोगी रजनीश। भीतर खाने से पक्की खबर की उम्मीद हम लगाए बैठे थे और खबर सूत्रों के हवाले से आप बताएं। बिल्कुल विवेक, तकरीबन 1.5 घंटे से यानी शाम 5:30 बजे से सीएम नीतीश कुमार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। मुख्य सचिव हैं उसमें, तमाम विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वो भी उसमें मौजूद हैं। बैठक के बाद नतीजा कुछ भी सामने आ सकता है, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बिहार में 7 दिनों से ज्यादा लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना बन गई है। और सीएम बैठक के बाद भी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कल घोषणा करेंगे। और बता दें कि जिस तरह से आईएमए लगातार मांग करता आ रहा था कि बिहार में लॉकडाउन लगनी चाहिए, जो जिनकी सबसे बड़ी जवाबदेही है, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है डॉक्टरों की, तमाम अस्पतालों की राय ली गई थी, आईएमए ने राय ली थी। उसके बाद सीएम को तमाम जानकारियां दी गई थी अधिकारियों को कि अब डॉक्टर चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाइए, क्योंकि हालात लगातार भयावह होती जा रही है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, 100 के आसपास मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने आज पूरे पटना के कई इलाकों में निरीक्षण किया है, मुआयना किया है, हालात का जायजा लिया है। उसके तुरंत बाद जब पहुंचते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू कर देते हैं और बैठक में तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे राय ली गई है कि आखिर क्या किया जाए, चूंकि आईएमए ने भी मांग रखी है और लोग भी चाहते हैं। बिल्कुल रजनीश, ये हम जानना चाहेंगे, क्या ये लोकल प्रैक्टिस में आ चुका था और इसको लेकर ही जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक इससे पहले हुई, जिसमें इस बात को लेकर सहमति बनी कि पहले नाइट कर्फ्यू, फिर इवनिंग कर्फ्यू और अब लॉकडाउन की बात जा रही है, यानी कि जनता के पास सीधे ना जाके लॉकडाउन धीरे धीरे ये आदत लगानी चाहिए थी। और ये कहीं ना कहीं सरकार इसमें कामयाब रही, क्योंकि आज नीतीश कुमार खुद निगरानी करने बाहर निकले हैं सड़कों पर। बिल्कुल विवेक, सही सवाल आपने किया है कि लोगों को पहले आदत डाली गई है लोगों में कि आप लॉकडाउन को लेकर तैयार रहिए, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। यही वजह है कि पहले नाइट कर्फ्यू का जो टाइमिंग था रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का, उसके बाद जो नाइट कर्फ्यू का टाइमिंग दिया गया शाम 6 बजे से, यानी जो तरीके बदले गए हैं धीरे धीरे। आज पक्की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सीएम नीतीश कुमार बैठक के बाद घोषणा कर सकते हैं कि बिहार में लॉकडाउन लग जाए और 7 दिनों से ज्यादा ये लॉकडाउन लगेगा। यानी आईएमए ने भी 15 दिनों की मांग की है। तो सरकार के फैसले का इंतजार हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है उसको नियंत्रण करने के लिए अब सरकार के पास बाकी फिलहाल कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। ऐसे में सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक शुरू कर दी है और चंद घंटे बाद, बैठक के बाद यह पता चल पाएगा घोषणा आज करेंगे या घोषणा कल करेंगे कि लॉकडाउन लगेगा। रजनीश, हमने अन्य राज्यों में भी देखा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले 1 दिन का गैप हमने देखा कि दिया गया था, ताकि लोगों के पास जो जरूरत की चीजें पहुंचनी है वो पहुंच जाए। तो क्या अगर कल घोषणा करते हैं तो कल घोषणा के बाद क्या शाम से शुरू करेंगे या फिर परसों से लॉकडाउन की व्यवस्था होगी? बिल्कुल, देखिए अगर सभी समीकरण को देखा जाए तो इससे पहले भी 2020 का अनुभव रहा है बिहार में या फिर केंद्र में। जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया था तो निश्चित रूप से 24 घंटे का कम से कम वक्त दिया जाता है। तो अगर आज घोषणा हो जाती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल लॉकडाउन लगने की बात हो सकती है, लेकिन अब भी इस पर जो है विराम नहीं हटा है। कल अगर घोषणा करते हैं तो कल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लागू नहीं होगा और ये 24 घंटा कम से कम अंतराल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सीएम फैसला क्या लेते हैं ये
अंतिम फैसले पर ही डिपेंड करता है, लेकिन 24 घंटा का वक्त जरूर मिलता है। ये अब तक जो जानकारी मिलती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि इस पक्की खबर के साथ हम जरूर अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचाएंगे। और जैसा कि रजनीश बता पा रहे थे कि अभी तक का जो लॉकडाउन का इतिहास देखा गया है, उसमें 2020 हमने देखा बहुत करीब से, और 2021 भी देख रहे हैं। तो अन्य राज्यों में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई, सरकार इसे समझने के लिए खुद सड़कों पर निकली, नीतीश कुमार निरीक्षण करने निकले और जानने की कोशिश की कि लोग कितने जागरूक हुए हैं। हालांकि जो खाली सड़कें थी उससे अंदाजा लग गया नीतीश कुमार को कि हम अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उनसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो बढ़ चुके आंकड़े हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि 7,000 8,000 ऐसे मामले रोजाना आते हैं जिसमें लोग ठीक होकर घर वापसी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए, अगर 15 दिनों का यानी कि 7 दिनों से अधिक का लॉकडाउन होता है तो इस पर डॉक्टरों की भी सहमति है, खासकर जो व्यवसायी वर्ग है वो भी सेल्फ लॉकडाउन कर चुका है। हाईकोर्ट को भी जो जवाब देना है, कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था उसके जवाब में भी लॉकडाउन जा सकता है और सरकार इस फैसले पर आ सकती है कि अब बिहार में जरूरी है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए। तो समझना जरूरी है कि आखिर बिहार में लॉकडाउन की क्यों जरूरत है। आईएमए ने लॉकडाउन को लेकर मांग रखी है, आईएमए ने कोरोना के खतरे से आगाह किया है। कारोबारी पक्ष अगर हम देखें तो जो व्यवसायी वर्ग है वो लॉकडाउन के पक्ष में है। पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, जिसका जवाब कल देना है, और लॉकडाउन लगाने पर कल तक इस जवाब को पेश करने की बात कही गई है। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा केस आए हैं, हालांकि ये 12,000 के आंकड़ों के नीचे हैं, और एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है, जो चिंता का सबब है। बिहार में कोरोना की रफ्तार पिछले 24 घंटे में 11,407 नए केस, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अच्छी खबर इसमें क्या है यह भी हम आपको समझाते हैं। 24 घंटे में रोजाना अक्सर हमने देखा कि 12,000 से ज्यादा मामले आते रहे हैं, लेकिन 11,407 नए केस आने का मतलब है कि इसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन राजधानी पटना में 2,028 नए मरीज मिले हैं। पटना के बाद वैशाली में सबसे ज्यादा केस सामने आए। वैशाली में 1,035 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार हम आपको बता रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,407 नए केस आए हैं, जो कि अन्य दिन के तुलना में रफ्तार में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। तो बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कल तक राज्य में लॉकडाउन लगाने को लेकर राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए अब तक के किए गए प्रयासों को असफल बताया। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार की रिपोर्ट में भी विरोधाभास है। पटना हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत के बीच कालाबाजारी की आशंका जताई, क्योंकि PMCH में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत तो ज्यादा बताई जा रही है, जबकि NMCH में अधिक मरीज होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत वहां कम है। हाईकोर्ट ने IGIMS को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। वहीं बेटा की ESIC अस्पताल में भी सुविधाओं की कमी की वजह से कोविड मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा, और इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए डॉक्टरों के सबसे बड़े संघ IMA ने भी सरकार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। IMA के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सभी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी गोलबंद होकर लॉकडाउन लगाने की सरकार से अपील करेंगे, क्योंकि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन से ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। व्यवस्था के अंदर में एक छोटे पीरियड के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता दिखाई दे रही है, जिसकी IMA ने मांग की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने इसकी कुछ दिन पहले ही मांग की थी, और हम बिहार का भी IMA इसका सपोर्ट करता है, और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो बिहार में संक्रमण की सुनामी के आगे सरकारी से लेकर तमाम निजी अस्पताल फुल हो चुके हैं। कहीं बेड की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, और सिस्टम और सोसाइटी को इन्हें परेशान कर रखा है। लेकिन इस आफत काल के बीच पटना से एक राहत वाली खबर भी है।
महामारी से जारी जंग के बीच पटना में 250 बेड का 2 नया अस्पताल और 100 बेड के एक आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। सबसे पहले बात बिहटा की, जहां ईएसआईसी अस्पताल में 100 बेडों पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। रविवार को 17 मरीजों को भर्ती किया गया। खास बात यह कि इस अस्पताल में साधारण मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। 200 बेड के अस्पताल को डीआरडीओ की ओर से तैयार किया गया है। उम्मीद है अगले 3 दिन में इस अस्पताल में बाकी 100 बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। इधर पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड का ग्रेड 2 अस्पताल भी शुरू हो गया और यहां भी कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। हालांकि गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा। यहाँ पर लेवल 2 का हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर की जो मरीज हैं वो भर्ती किए जाएंगे, उनका इलाज होगा। लेकिन अगर वो क्रिटिकल होते हैं, उनकी स्थिति विकट होती है, तो उन्हें फिर यहाँ से दूसरे अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये 125 बेड का जो अस्पताल है ये शुरू हो गया है। यहाँ पर बिहार में जिन भी मरीजों, कोविड के मरीजों को बेडों की किल्लत होती है, वो यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते हैं और उनका सकुशल रूप से यहाँ पर इलाज किया जाएगा। ये तमाम व्यवस्था पटना के राजेंद्र नगर नेत्र चिकित्सालय में 125 बेड के अस्पताल में की गई है। तो कोरोना से जंग जीतने के लिए पटना में जहां 250 बेड के 2 नए अस्पताल शुरू हो चुके हैं, वहीं कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, ताकि कोरोना संक्रमित सामान्य मरीजों का यहां इलाज किया जा सके। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो कोविड जो है आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। जो लोग होंगे कोरोना संक्रमित, वो यहाँ आकर के अपना इलाज करा सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे 100 बेड का ये जो है अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से जो है तमाम तरह के जो संसाधन है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो है वो लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात कर ली जाए तो वेंटिलेटर, जिसकी लेकर के लगातार जो है कमी देखने को मिल रही थी, तो वो भी यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है और पूरी तरह से ये अस्पताल जो है वो तैयार हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से कोरोना की चपेट में आ रहे लोग इस परेशानी से निकल पाएंगे, उन्हें सुविधा मिलेगी और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी से राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ पटना से धर्मेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना में कई ऐसे घर हैं जहां सभी सदस्यों के संक्रमित होने के कारण घर में कोई खाना नहीं बना रहा और ऐसे में कई मददगार लोग सामने आए हैं। पटना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो लोगों को लगातार निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहा है। चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, प्याज, मिर्च, शानदार पैकेट में खाने का ये सारा सामान उन लोगों के लिए है जो इस वक्त कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने घरों में बंद हैं। कोरोना ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिसके तकरीबन सभी सदस्य बीमारी की चपेट में हैं। ऐसे में घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। इस मुश्किल हालात में मदद के हाथ भी लोगों के उठ रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य दिनों में रेस्टोरेंट चला रहे थे। वे मुश्किल घड़ी में लोगों तक लगातार निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों के लिए बाकायदा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप भी जारी किया गया है ताकि एक कॉल या मैसेज पर उन तक खाना पहुंचाया जा सके। खाने में न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो खाने का पैकेट है वो तैयार किया जा रहा है और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कई युवक हैं जो एक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं और ये लोग पिछले साल भी कोरोना के समय जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए आगे आए थे। उधर पटना में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरों पर ईओयू की टीम ने दाऊद बीघा में छापेमारी की। इस दौरान पूजा सामग्री की दुकान से ऑक्सीजन के कई सिलेंडर जब्त किए गए। छापेमारी में दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के सभी अदालतों को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर पहले 1 मई तक बंद किया गया था, लेकिन संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आदेश को विस्तार दिया गया है और अब 12 मई तक कोर्ट की कार्रवाई पूरी तरह से बंद रहेगी। राजधानी पटना में सबसे अधिक संक्रमित मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। पटना की सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट में चल रहे न्यायिक कार्य 12 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 12 मई तक कोर्ट परिसर में एंट्री पर भी सशर्त रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि वर्चुअल न्यायिक कार्य पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। अब फिलहाल किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना चेन को तोड़ने के मकसद से पटना उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त कर अदालत को 12 मई तक के लिए बंद किया गया है। कोर्ट के मेन गेट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 1 तारीख तक ये कोर्ट जो है पहले बंद था, लेकिन पटना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जो है राज्य के तमाम जो जिले हैं वहाँ के जिला व्यवहार न्यायालय को जो है वो बंद किया गया है। 12 मई तक जो है वो बंद किया गया है। सासाराम में कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद दुकानें खुली तो पुलिस वालों ने उन दुकानों को तहस नहस करके रख दिया। क्या इस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाता है? ताजी सब्जियों से भरी टोकरी उलटते जा रही हैं। खाकीधारी और हरी भरी सब्जियों से ढक गई है पूरी की पूरी सड़क। डिब्बे पर पुलिस वालों की लात पड़ते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगी हैं मछलियां। तो पिंजरे खुलते ही सड़क पर आजादी के कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं ये नन्हे चूजे। ये नजारा है रोहतास के व्यस्त डेहरी मार्केट का, जहां शाम 4 बजे कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद ये दुकानें खुली हुई थीं। जब प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी तो ये दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए, तो खाकीधारियों ने पूरी दुकान को ही तहस नहस करके रख दिया। जमीन पर सब्जियों से भरी टोकरी उलट दी तो मछलियां और चूजों को भी सड़क पर छोड़ दिया। प्रशासन की टीम जब पाबंदी का पालन कराने बीएमपी मार्केट पहुंची तो वहां संतोष वस्त्रालय का शटर खुला पाया। जब बंद करने का आदेश दिया गया तो अधिकारियों और दुकानदार के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल किया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही शाम 4 बजे के बाद कर्फ्यू की पाबंदी शुरू की गई है, लेकिन डेहरी की ये दुकानदार उसका पालन करने को तैयार नहीं है। लेकिन कर्फ्यू लागू करने के नाम पर डेहरी के आला अधिकारियों के सामने इन खाकीधारियों ने जो उत्पात मचाया और रौब दिखाया उसे भी कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और बेगूसराय में मामूली विवाद में दवा दुकानदार की लोगों ने जमकर मार पिटाई कर दी। घटना बखरी बाजार की है और बताया जा रहा है कि दुकान मालिक अरुण टेवड़ीवाल के पड़ोसी का कुरियर लेकर कुरियर कर्मचारी संतोष महतो अपने एक साथी के साथ पहुंचा था, जहां अरुण के परिजनों ने कुरियर कर्मी को कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया और इसी को लेकर कुरियर कर्मी विवाद करने लगा। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है, लेकिन घटना से नाराज कुरियर कर्मी संतोष महतो अपने दर्जनों से ज्यादा साथियों के साथ अरुण की दुकान पर पहुंचा और मारपीट की। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ के साथ रोड़ेबाजी की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में दुकान मालिक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर पहले से बैठा हुआ होगा पुराने घर पर, उसको कहा गया होगा उठने के लिए कुर्सी से उठा नहीं, उसी पर उसको बोला गया, उसी पर वो अभद्र बात शुरू कर दिया। हम तो थे अपना घर पे दुकान पे, तो उसी में हमको जानकारी मिला कैसे से वहाँ घर पे छोटा भाई के साथ झंझट हो रहा है। हम आए, बीच बचाव करके हटा उठा दिए। कुछ इतना देर में पेट्रोलिंग गाड़ी भी आया, वो भी सबको हटा उठा दिया, चला गया। ये लोग जाने के बाद बात खत्म हो गई। हम अपने दुकान पर खड़ा थे, 30-40 के झुंड में आदमी आया उधर से, दुकान पर से हमको बीच के मारना शुरू कर दिया। उसके बाद रोड़ा पत्थर चलाया, एकदम शटर गिरा लिए दुकान का, शटर पर भी रोड़ा पत्थर थोड़ा चलाया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।